की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे पहली और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। जालंधर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर किसानों ने घर घेरते हुए दिया है जोरदार धरना। और इसी के साथ में आपको बताएंगे एक और बड़ी अपडेट में, जहां पर हरियाणा के अंदर करनाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अभी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर नरेंद्र मोदी के साथ में मनोहर लाल खट्टर की 1 घंटे तक बातचीत की गई है। दोस्तों, दोनों के बीच में क्या फैसले लिए गए हैं या किस तरह के संकेत दिए गए हैं, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर क्या खट्टर को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाएगा, इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। इसी के साथ में आज 17 सितंबर है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, इसीलिए देश भर के अंदर बेरोजगारी दिवस मनाया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा। इसी के साथ में आपको बता दें, अशोक गहलोत की तरफ से किसानों के संसद को समर्थन किया गया है। वहीं पर पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद सुखबीर सिंह बादल के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें किसानों पर लाठीचार्ज किया गया था। और ऐसे में हरियाणा से जब गुजर रहे थे सुखबीर सिंह बादल, तब उनका विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए गए हैं। इसके साथ में चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के अंदर चल रहे किसानों के आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हैं, तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हैं, एमएसपी कानून बनाने और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने का समर्थन करते हैं, इसी के अगर आप भी नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप लोग कैसे बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट में, जिसमें आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से किसानों को लेकर बड़ा विवादित बयान दिया गया था। पंजाब बीजेपी के नवनियुक्त प्रवक्ता हरिंदर सिंह काहलो ने एक बयान देते हुए किसानों के साथ मारपीट की बात कर दी, जिसको लेकर किसानों का पारा भी चढ़ गया, जिसके बाद किसान नेताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की है। वहीं पर दूसरी ओर बयान सामने आने के बाद बीजेपी के नेता के घर को किसानों ने घेरते हुए माफी मांगने की बात कही है। इसी के साथ में घर के सामने बैठकर किसानों ने धरना देते हुए माफी मांगने की मांग की है। बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा दिया गया बयान साफ तौर पर एक भड़काऊ बयान है और ऐसे में दोस्तों किसानों ने मांग की है कि हरिंदर को अपनी गलती पर माफी मांगनी चाहिए। हालत बिगड़ता देख भारी पुलिस बल तैनात की गई और उनके कोठी के आसपास किसानों की बढ़ती संख्या देख पुलिस भी वहां पर पहुंच गई और ऐसे में किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है और इसी के साथ में माफी की मांग की है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना पता चलता है कि किस तरह से बीजेपी के नेता किसानों के प्रति अपनी दूषित मानसिकता को जाहिर कर ही देते हैं। और ऐसे में एक और अपडेट है, जहां पर दोस्तों हरियाणा में करनाल में आपने देखा था कि किस तरह से बीजेपी बैकफुट पर थी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आखिरकार झुकना पड़ा और किसानों की बात माननी पड़ी, जिसके बाद अभी अपडेट आ रही है, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री को नरेंद्र मोदी ने दिल्ली बुलाया है। दरअसल दोस्तों, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे की बैठक की है और इस बैठक में बताया जा रहा है कि करनाल की घटना और किसान आंदोलन पर बातचीत की गई है। सीएम खट्टर ने कहा कि करनाल की घटना की जानकारी उन्होंने प्रधानमंत्री को दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता छोड़ने की जो बात कही है, उसके लिए कमेटी बनाने को लेकर भी प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई है। हालांकि सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मनोहर लाल खट्टर को भी हरियाणा के सरकार से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक और सीएम को बदलने की कोशिश करने वाले हैं? कुछ भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन इस बीच एक और अपडेट है, जहां पर नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है 17 सितंबर को और देश भर के युवाओं ने फैसला लिया है कि इसे बेरोजगारी दिवस के तौर पर मनाएंगे। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर जोरदार बेरोजगारी दिवस के ट्रेंड को चलाने को लेकर युवाओं ने एकजुटता दिखाई है। इसी के साथ में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र इकाई ने भी इस बेरोजगारी दिवस मनाने का ऐलान किया है। युवा कांग्रेस की तरफ से भी अब पूरे मामले पर समर्थन दिया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, देश भर के अंदर आज सोशल मीडिया पर बेरोजगारी दिवस ट्रेंड रहेगा। इसकी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। इतिहास में पहली बार इतनी बेरोजगारी किसी सरकार में है और नरेंद्र मोदी के 2014 के शासन में आने के बाद से लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यही बड़ा कारण है कि किसानों के साथ साथ अब युवा भी बेरोजगारी दिवस मनाकर नरेंद्र मोदी और उनकी नीति का विरोध करेंगे। इस पर आप लोग की जो कुछ प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ। करनाल में हुए किसानों पर लाठीचार्ज के कुछ दिनों के बाद आपने देखा था कि मोगा के अंदर भी किसानों पर लाठीचार्ज किया गया था और किसान सुखबीर बादल का विरोध कर रहे थे, उनके कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे। इस दौरान किसानों पर लाठीचार्ज किया गया था और अब ये अपडेट है, जहां पर सुखबीर सिंह बादल का काफिला गुजर रहा था। किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध जता दिया, यानी किसान अपने ऊपर हुए जुल्म का उधार नहीं रखते बल्कि विरोध करके वापस कर देते हैं और इसी तरह से सुखबीर सिंह बादल का विरोध किया गया है। इस बीच आपको बता दें कि एक और अपडेट है, जहां पर अशोक गहलोत के राज्य राजस्थान के अंदर किसानों ने एक संसद बुलाई थी। बिड़ला ऑडिटोरियम के अंदर इस संसद को बुलाया गया था, जिसमें किसानों के बड़े बड़े नेता मौजूद रहे और कई फैसले लिए गए थे, जिसको लेकर अशोक गहलोत ने भी जानकारी देते हुए बताया कि बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित किसान सभा में भाग ले रहे किसानों का स्वागत करता हूं। आज लोकतंत्र के अवसर पर यह कार्यक्रम होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे किसान विरोध के लोकतांत्रिक नॉर्म्स के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आगे अशोक गहलोत ने लिखा कि अनुशासन के साथ और जिस रूप में तमाम परेशानियों के बावजूद बिना उम्मीद खोए हुए किसान कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। केंद्र सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और समाधान निकालना चाहिए। कृषि कानून को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। इस बीच एक और अपडेट है, जहां पर टीएमसी की राज्यसभा की सांसद अर्पिता घोष ने दिया इस्तीफा।
अटकलों का बाजार भी तेज हो गया है। दरअसल दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने एक राज्यसभा की सीट से कांग्रेस पार्टी की पूर्व नेता सुष्मिता देव को चुनावी मैदान में उतारा है और ऐसे में उनका राज्यसभा में जाना पूरी तरह से तय है। लेकिन इस बीच टीएमसी ने एक और राज्यसभा के सांसद का इस्तीफा दिला दिया है, यानी किसी और व्यक्ति को राज्यसभा भेजने की तैयारी है। हालांकि टीएमसी की ओर से किसी नाम का ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन ये बात तय है कि अब ममता बनर्जी एक बार फिर से किसी चौंकाने वाले नाम को राज्यसभा भेज सकती है। और एक और अपडेट की माने तो कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के बीच में एक बार फिर से बड़ी मुलाकात हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी जल्द ज्वाइन करने वाले हैं। इस बीच गुजरात के विधायक और युवा दलित नेता जिग्नेश मेवाड़ी के भी कांग्रेस पार्टी के संपर्क में होने की बातें कही जा रही है। 2017 में जिग्नेश मेवाड़ी ने बनासकांठा जिले की वडगांव सीट से चुनाव लड़ा था और यहाँ कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट ना उतारकर उनका समर्थन किया था। तब से ही कांग्रेस पार्टी और मेवाड़ी के बीच में अच्छे संबंध है और यही बड़ा कारण है कि उनको भी पार्टी में लाने के लिए प्रशांत किशोर के नेतृत्व में लगातार कोशिशें की जा रही है। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार को भी पार्टी में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी दिन रात बातचीत कर रही है। दरअसल दोस्तों, प्रशांत किशोर पूरी तरह से तैयार है कन्हैया कुमार को बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी में शामिल कराने के लिए और इसके बाद हो सकता है उनको राज्यसभा भी भेजा जा सके। अगर आप भी चाहते हैं कि कन्हैया कुमार को राज्यसभा भेजा जाए ताकि वह सीधे तौर पर बीजेपी सरकार पर सवाल खड़ा कर सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा। इसके इतर अगर आप लोग की कोई राय हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें यूपी के अंदर प्रियंका गांधी का कमबैक प्लान पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस पार्टी में सिर्फ गांधी नाम ही चलेगा और उत्तर प्रदेश में इसी गांधी नाम के सहारे प्रदेश के अंदर पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी ने पूरी रणनीति तैयार कर रखी है। वक्त बदल चुका है और सियासत बदल चुकी है, लेकिन इसके बदलते दौर में भी एक दल की सोच उसकी राजनीतिक विचारों पर मजबूती से बनी हुई है और उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। हालांकि कांग्रेस पार्टी को सफलता नहीं मिल पा रही, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अब प्रियंका गांधी के नाम से और कांग्रेस पार्टी अपने विचारों के नाम से इस बार चुनावी मैदान में जोर शोर से जाने वाली है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है। 2 लाख से ज्यादा वॉलंटियर खड़े कर रखे हैं जो प्रदेश भर के अंदर योगी सरकार की पोल खोलेंगे और प्रदेश के अंदर जनता को एक विकल्प सुझाएंगे। इसी बीच एक और अपडेट है, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर पार्टी के 40 से ज्यादा विधायकों ने हाईकमान को पत्र लिखते हुए अपना विरोध जाहिर कर दिया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से बगावत के शूर और ज्यादा तेज हो गए हैं। पंजाब कांग्रेस के 80 में से 40 विधायकों ने आला कमान को पत्र लिखते हुए जल्द से जल्द विधायक दल की बैठक बुलाने के लिए कहा है। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि इस बैठक में 2 केंद्रीय पर्यवेक्षकों को भेजा जाए, उनके सामने विधायक अपनी बातें रखेंगे। विधायक दल के बैठक में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ भी प्रस्ताव आ सकता है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी में विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर आयकर विभाग का छापा सोनू सूद के दफ्तर के बाद अब घर पर पड़ने लगा है। दरअसल दोस्तों, आईटी विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि वो सर्वे करने जा रहे हैं, लेकिन सर्वे उस व्यक्ति का ही होता है जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार की पोल खोल देते हैं और ऐसे में सोनू सूद ने जिस तरह से सरकार की नाकामियों को जनता के बीच में रखा था, उसके बाद से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक 2 छापे पड़ चुके हैं, लेकिन इसको आयकर विभाग सर्वे बता रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 2-2 दिनों तक कौन सा सर्वे चलता है जो सोनू सूद पर किया जा रहा है। इस बीच इस पर आप लोग की कोई और भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो आम आदमी पार्टी ने चुनावी वादा करते हुए यूपी के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री देने और बकाया बिल माफ करने का वादा किया है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के अंदर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और यहाँ पर बिजली की खपत भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमने ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो दिल्ली के तर्ज पर यहाँ भी सब्सिडी दी जाएगी। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने जनता से वोट की अपील की है। और इस बीच एक और अपडेट है, जहाँ पर सीएम भूपेंद्र पटेल के सामने 24 मंत्रियों ने ली है कैबिनेट पद पर शपथ। गुजरात के अंदर नए कैबिनेट में गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पूर्व सीएम विजय रूपाणी की मौजूदगी में 24 मंत्रियों ने शपथ लिया। हालांकि नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण बुधवार को होना था, लेकिन पदों पर पार्टी के अंदर भीतरी कलह के बीच शपथ ग्रहण को एक दिन के लिए टाल दिया गया था। इस बीच आपको बता दें कि विजय रूपाणी के परिवार की तरफ से पहले ही गुजरात में उनको मुख्यमंत्री के पद से अचानक से हटाए जाने पर सवाल खड़े कर दिए थे। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अंदर अंतर कलह अभी भी रुक चुकी है, लेकिन जैसे तैसे बीजेपी ने अपना शपथ ग्रहण समारोह करा लिया है। देखते हैं इसके आगे क्या कुछ होता है। इसी के साथ में दोस्तों, झूठ का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र बीजेपी ने खोल दिया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी में कई सारे नेताओं को शामिल कराते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को झूठ बोलने का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी नेता ये ट्रेनिंग सेंटर खोलते हैं तो उन्हें मुफ्त जमीन देंगे। इस बीच आपको बता दें कि लखनऊ में अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कई सारे और मसलों को उठाते हुए योगी मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। इस बीच महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हिमाचल प्रदेश के अंदर जोरदार प्रदर्शन किया है। हमीरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर ने वीरवार को जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार की अगुवाई में शहर के क्षेत्रों के अंदर जन विरोधी सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला और इस दौरान नारेबाजी भी की गई है। गांधी चौक में रैली को संबोधित
करते हुए राजेंद्र जाड़ ने कहा कि बेलगाम महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा, गिरती कानून व्यवस्था, देश की संपत्ति की नीलामी जैसे कई और अहम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। वहीं पर जीएसटी बकाये को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र का 30,000 करोड़ रुपए का बकाया है जो केंद्र सरकार को जल्द से जल्द मुहैया कराना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए अजीत पवार ने कहा कि जीएसटी का उद्देश्य एक राष्ट्र एक कर था, यानी वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी परिषद के कुछ वादे अभी भी पूरे नहीं हुए हैं, इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य को 30 से लेकर 32,000 करोड़ का जीएसटी रिटर्न केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाना बाकी है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है और उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार हमको पैसा मुहैया कराए क्योंकि जनता के सुविधाओं में इनको खर्च करना है। इस बीच महाराष्ट्र की मशहूर कलाकार सुरेखा पुणेकर एनसीपी में शामिल हो गई। बीजेपी नेताओं के लिपे पुते चेहरे वाले बयान को लेकर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि ये महिलाओं का घोर अपमान है। आपको बताते चले एनसीपी में कई सारे बड़े और फेमस लोगों के शामिल होने का दौर बदस्तूर जारी है और इसी बीच ये बड़ी अपडेट आ रही है। इस बीच एक और जानकारी है जहां पर दोस्तों सीबीआई ने नंदीग्राम में ममता के चुनाव एजेंट शेख सुफियान को किया तलब। चुनाव बाद कथित हिंसा का मामला है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद कथित हिंसा के मामले में सीबीआई ने टीएमसी के नेता और नंदीग्राम विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के चुनावी एजेंट रहे शेख सुफियान को गुरुवार को तलब किया और सूत्रों के अनुसार उनसे बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के बारे में पूछताछ हो सकती है। और इस बीच एक और जानकारी है जहां पर काला दिवस मनाने की अनुमति न मिलने के बावजूद अकाली कार्यकर्ताओं ने दिल्ली कूच कर दिया है और रकाबगंज गुरुद्वारे से संसद तक मार्च किया जाएगा। आपको बता दें कि 17 सितंबर को शिरोमणि अकाली दल की ओर से तीनों कृषि कानून के 1 साल पूरा होने पर दिल्ली में काला दिवस मनाने जा रहे हैं। कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली कूच करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस दिन अकाली दल ने रकाबगंज गुरुद्वारा से लेकर संसद भवन तक मार्च निकालने का फैसला लिया है। दरअसल बीते दिनों अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और सांसद हरसिमरत कौर ने ऐलान किया था कि आगामी 17 सितंबर को कृषि कानून के 1 साल पूरा होने पर काला दिवस मनाया जाएगा। काला दिवस के दौरान अकाली दल के कार्यकर्ता दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से संसद तक मार्च निकालेंगे और इस दौरान कृषि कानून के खिलाफ रोष व्यक्त करेंगे। साथ ही उन्होंने पंजाब के लोगों से काला दिवस मनाने की अपील की है। हालांकि इन प्रदर्शनों के लिए प्रशासन की तरफ से कोई अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन ने संसद भवन तक के मार्च निकालने की अनुमति मांगने पर भी मंजूरी नहीं दी है। अकाली दल ने कहा कि अनुमति नहीं मिलने के बावजूद हम शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है ये। पंजाब से बड़ी संख्या में अकाली दल के कार्यकर्ता दिल्ली में होने वाली इस रैली में शामिल होने जा रहे हैं। पंजाब से अलग अलग बसों में भरकर कार्यकर्ता दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं। एक और अपडेट की माने तो कृषि कानून के विरोध के कारण हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में या यूं कहिए दोनों राज्यों के अंदर बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों के बिकने का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल दोस्तों दिल्ली पुलिस ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून के विरोध में सुनियोजित साजिश के तौर पर नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के दौरान पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टर बिक्री के असामान्य उछाल को अपनी चार्जशीट में आधार बनाया है। हालांकि आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं कि बिक्री में उछाल पूरे देश के अंदर हुआ था, जबकि यह किसान आंदोलन शुरू होने के बाद और ज्यादा तेजी से बढ़ चुका है। आपको बता दें कि देश भर के अंदर ट्रैक्टर खरीदे जाने की रेट में काफी उछाल आया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि किसानों के आंदोलन के कारण देश के कोने कोने तक सभी किसानों तक ये जानकारी पहुंच रही है कि किस तरह से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमाम देश के किसान अपने हक की लड़ाई के लिए दिन रात प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे में एक बड़ी ट्रैक्टर रैली हुई थी जिसके कारण देश भर के अंदर ट्रैक्टर काफी पॉपुलर हो चुका है। एक और अपडेट की माने तो राहुल गांधी की वैष्णो देवी यात्रा पर घमासान। बीजेपी ने गंगा जल से शुद्ध कराया मार्ग। जहां जहां से राहुल गांधी गुजरे थे वहां सभी पर गंगा जल डालकर बीजेपी के नेता तथाकथित तौर पर शुद्ध करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल दूसरी ओर ये है कि बीजेपी के नेता जो अपने आप को हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ बताते हैं, इस तरह से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाकर कहीं न कहीं अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय देते हैं। और एक और अपडेट की माने तो बिजनौर में बीजेपी के एमएलए के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं को टिकट मांगना पड़ गया मुश्किल। भाजपा के विधायक के बेटे ने कर दी पिटाई। आपको बता दें कि धामपुर बीजेपी के विधायक अशोक राणा ने भाषण के दौरान अति उत्साह में बोल गए कि पिछले 4 साल में मैंने किसी बीजेपी कार्यकर्ताओं को नाराज नहीं किया। विधायक जी की यही बात सुनकर सम्मेलन में मौजूद बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता दुष्यंत चौहान खड़े हो गए और बोले कि विधायक जी आपने तो मुझे साल 2017 के चुनाव में टिकट मांगने पर खुद मारा था। बस इतना ही कहने पर धामपुर बीजेपी विधायक अशोक राणा के बेटे प्रियंकर राणा और उसके अन्य कई साथियों ने मिलकर बीजेपी कार्यकर्ता दुष्यंत चौहान से नाराज हो गए और कार्यकर्ता समाप्त होते ही विधायक पुत्र और उसके गुर्गों ने बीजेपी के नेता दुष्यंत चौहान को जमकर पीटा। साथ ही जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। बीजेपी के नेता दुष्यंत चौहान ने विधायक पुत्र प्रियंकर राणा और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी एक बात सामने रख रहे थे,
लेकिन भाजपा के विधायक के बेटे ने ही जमकर पकड़कर कूट दिया। तो ऐसे में क्या ये नहीं माना जाए कि भाजपा में कार्यकर्ताओं की कोई भी इज्जत अब बाकी रही नहीं है। दरअसल दोस्तों ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसलिए भी काफी गंभीर है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है और ऐसे में किसान आंदोलन के कारण पहले ही बीजेपी को तगड़ा नुकसान होने जा रहा है और ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं पर इस तरह से हमले कराना, विधायक अपने बेटे से हमले करा रहे हैं, यह इस बात के संकेत देता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी अब शायद बीजेपी का साथ ना दे और ऐसे नेता जो दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहे हैं बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं के साथ में ही आने वाले दिनों के अंदर यही कार्यकर्ता बीजेपी को सबक भी सिखा सकते हैं। वहीं पर आपको बताते चले कि किसान आंदोलन पंजाब के भूमिहीन किसानों की समस्या को लेकर भी सामने आने वाला है। इसको लेकर भी तैयारी पूरी हो चुकी है। किसान और खेतीहर मजदूर 2020 के कृषि कानून के खिलाफ लगातार एकजुटता जाहिर करते हुए दिखा चुके हैं और अब जो भारत बंद का ऐलान किया गया है उसमें भी बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है और सभी खेतीहर मजदूरों का भी मुद्दा लगातार किसान उठाते जा रहे हैं। कई राज्यों के अंदर काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि कोरोना काल में जब क्राइम कैपिटल बन गया उत्तर प्रदेश, आम दिनों में तो टूट गए सारे रिकॉर्ड। अजय कुमार लल्लू की तरफ से योगी सरकार पर हमला बोला गया है। दरअसल दोस्तों राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने देश के अंदर 2020 के दौरान हुए अपराधों के मामले का लेखा जोखा बुधवार को जारी किया, जिसमें राज्य के अंदर अपराध के आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश का तो सबसे बुरा हाल रहा और ऐसे में योगी आदित्यनाथ जिस बड़े बड़े दावे को करते हुए मीडिया के अंदर दिखाई पड़ते हैं वे सारे दावे धरातल पर पूरी तरह से फेल है। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं वे सारी कार्रवाई भी अपने स्तर पर इसलिए फेल है क्योंकि क्राइम बिल्कुल भी नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसे में दोस्तों इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिखेगा जरूर। वहीं पर आपको बता दें कि एक और अपडेट है जहां पर त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने वाला है वाम मोर्चा। इसको लेकर भी संदेश दिए गए हैं और बड़े ऐलान किए गए हैं। आगे जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।